बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। इससे पहले हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में वर्नियर कैलिपर्स डिस्कस कर रहे थे। वर्नियर कैलिपर्स को हमने समझने की कोशिश की और हमने उसमें ये सीखा कि अगर हम मीटर रॉड को इस्तेमाल करें लेंथ मेजर करने के लिए, तो मीटर रॉड के ज़रिए जो हम छोटी से छोटी लेंथ मेजर कर सकते हैं वो 1 मिलीमीटर है। और अगर हमें 1 मिलीमीटर से भी छोटी लेंथ मेजर करनी पड़ जाए तो हम कोई और इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले वर्नियर कैलिपर्स को डिस्कस किया था। वर्नियर कैलिपर्स के हवाले से हमने ये बात की थी कि अगर मिलीमीटर को 10 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो जो एक छोटा हिस्सा है उन 10 हिस्सों में मिलीमीटर का जो 10वां हिस्सा है, वर्नियर कैलिपर उसको एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। फिर उसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं स्क्रू गेज। एक्सप्लेन स्क्रू गेज, ये मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहते हैं और अमूमन इसको स्क्रू गेज कहा जाता है। स्क्रू गेज क्या है? स्क्रू गेज की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? स्क्रू गेज की ज़रूरत हमें उस वक्त पड़ी जब हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हम 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से से भी छोटी लेंथ की मेजरमेंट करना चाहते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पड़ती है, जहां मशीनरीज़ को डिज़ाइन किया जाता है और मशीनरीज़ के पार्ट्स जो हैं उनकी मेजरमेंट अगर एक्यूरेट ना हो तो कोई भी मशीन तैयार नहीं हो सकती और वो अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर सकती। लिहाजा हमें इन इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है मुख्तलिफ लेंथ्स की मेजरमेंट करने के लिए। कहीं हमने डायामीटर मालूम करना है किसी बॉल का, कहीं हमने किसी सिलेंडर की लेंथ मालूम करनी है, तो उसके लिए हमें इन इंस्ट्रूमेंट्स की मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, आज हमारे पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो है स्क्रू गेज। अब स्क्रू गेज को हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं? डेफिनेशन मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दी है। अ स्क्रू गेज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ्स विद एक्यूरेसी ग्रेटर दैन अ वर्नियर कैलिपर्स। यानी स्क्रू गेज जो है वो वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकता है। किन लेंथ की? उन लेंथ की जो वर्नियर कैलिपर से मालूम नहीं की जा सकती और वो उसकी रेंज से भी बहुत छोटी हैं। ठीक है, अब कितनी छोटी हैं यहाँ उसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखी। हमने वर्नियर कैलिपर के हवाले से लिखा था कि 1 मिलीमीटर को अगर 10 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, ठीक है, तो एक हिस्से की जो पैमाइश है इन 10 हिस्सों में से, क्योंकि वो छोटे लेंथ छोटी हो जाएगी, तो एक हिस्से की पैमाइश जो है वर्नियर कैलिपर आसानी से कर सकता है। और स्क्रू गेज के हवाले से क्या है कि अगर 1 मिलीमीटर को 100 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो इन 100 हिस्सों में से जो एक हिस्सा है स्क्रू गेज उसको एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी निस्बत ये इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा रिलायबल है। इस इंस्ट्रूमेंट की निस्बत ये वर्नियर कैलिपर्स है और ये स्क्रू गेज की मेजरमेंट है। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर की निस्बत स्क्रू गेज हमें ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट दे सकता है लेंथ की, क्योंकि स्क्रू गेज मिलीमीटर के 100वें हिस्से को भी 100th पार्ट को भी एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। लिहाजा स्क्रू गेज जो है वो वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा रिलायबल, ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं हम कि स्क्रू गेज की कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन के हवाले से ये देखें, मैं स्क्रू गेज लेकर आया हूँ एक लैब से। वैसे ये जो वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज जो हैं ये एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके हवाले से लैब में ज़्यादा बेहतर काम होता है। ज़ाहिर है जब आपको ये हर स्टूडेंट को दिया जाएगा वो इजीली ऑब्ज़र्व करता है, इससे रीडिंग लेता है, रीडिंग कैलकुलेट करना सीखता है। तो ये असल में लैब की जो है ना वो स्टडी है, ठीक है ना। लेकिन चूँकि यहाँ हमने आपके हवाले से आपके लिए कुछ ना कुछ तो करना है स्टडी के लिए,
तो इसलिए जस्ट इसको हम वर्बली यहाँ समझ रहे हैं। ये हमारे पास एक स्क्रू गेज आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो यू शेप्ड मेटल फ्रेम है इसका, ठीक है ना, यू शेप्ड मेटल फ्रेम, यहाँ ये यू शेप्ड मेटल फ्रेम पर कंसिस्ट होता है। उसके बाद ये मैंने क्लोज़ किया होगा कम्प्लीटली, इसको मैं खोलता हूँ ऐसे, ये मैंने खोल दिया है। ये जो एंड है इसका, दिस इज़ कॉल्ड स्टड, मेटल स्टड। यू शेप्ड मेटल फ्रेम हमने देख लिया, उसके बाद ये इसका मेटल स्टड है, ठीक है ना। उसके बाद ये एक हॉलो सिलेंडर है, ये देखिए, मैं इसको ये निकाल देता हूँ बीच में से ऐसे, ये देखिए ये अंदर से खोखला है, ये हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, मेटेलिक हॉलो सिलेंडर है। इसको स्लीव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लीव, SLEEVE, स्लीव। ये दिस हॉलो सिलेंडर इज आल्सो कॉल्ड स्लीव। ये अंदर से खाली है। क्लियर होगी बात? इस स्लीव पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ ग्रेजुएशन है, यहाँ मार्किंग है स्केल की, इसके ऊपर मिलीमीटर्स में निशानात लगे हुए हैं। और स्क्रू गेज की जो रेंज है लेबॉर्ट्री में वो 25 मिलीमीटर तक है। यहाँ तक अगर आप इसको देखेंगे तो ये 25 मिलीमीटर तक निशानात लगे हुए हैं, ठीक है। इसके ऊपर ये एक लाइन नज़र आएगी आपको, इसको कहते हैं इंडेक्स लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है अलोंग एक्स एक्सिस और इसे कहा जाता है इंडेक्स लाइन। इंडेक्स लाइन के ऊपर जो है वो मार्किंग लगी हुई है, 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4 अप टू 25 सेंटीमीटर तक। तो ये जो है हॉलो सिलेंडर, इसको स्लीव कहा जाता है। अच्छा, अब ये पार्ट्स का मेरे पास आप देख रहे हैं, इसमें ये जो रॉड है इसे कहा जाता है स्पिंडल। क्या कहा जाता है? स्पिंडल, ये रॉड। और ये स्पिंडल जो है इसके ऊपर यहाँ थ्रेड्स बनी हुई हैं, ये चूड़ियाँ जिसे हम कहते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे, ठीक है ना, तो इसके अंदर चूड़ियाँ बनी हुई हैं जिन्हें थ्रेड कहा जाता है। तो ये स्पिंडल जो है ये स्लीव के अंदर ऐसे, जब हम इसको ये क्लॉकवाइज हम इसको घुमा रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मेरे हिसाब से क्लॉकवाइज है। तो जब इसको मैं इसके अंदर ऐसे रोटेट करता हूँ तो वो थ्रेड्स जो हैं वो ऊपर उसके मूव करते हैं और ये देखें स्पिंडल जो है वो स्टड की तरफ मूव करता है इस तरह। क्लियर होगी बात? ये जिधर से मैं इसको घुमा रहा हूँ ऐसे, ये थिम्बल कहलाता है, ठीक है ना। थिम्बल के ऊपर ही यहाँ एक स्केल बना हुआ है जिसे हम सर्कुलर स्केल कहते हैं, ठीक है ना। ये मेन स्केल है और ये सर्कुलर स्केल है। इसके ऊपर भी ये डिविजन्स हैं, ये 100 डिविजन्स आपको नज़र आ रही होंगी शायद, ये अगर आप जूम करके देखें तो इसको 100 यहाँ जो है वो डिविजन्स हैं, ये देखें इसके ऊपर, ठीक है। तो ये बाज़ स्क्रू गेज में ये 100 होती हैं और बाज़ में 50 भी होती हैं। क्लियर होगी बात? ये थिम्बल है, थिम्बल के पीछे ये एक नट लगा होता है, ये इसे कहते हैं रैच। क्लियर होगी बात? ठीक है। तो इस तरह से हमने इसकी कंस्ट्रक्शन को कुछ समझ लिया कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। बाज़ स्क्रू गेज जो होते हैं उनके यहाँ पर एक नॉब लगी होती है, पिन सी, उसको ऐसे नीचे कर देते हैं तो वो लॉक हो जाता है, ठीक है। तो स्क्रू गेज को अमूमन डायामीटर ऑफ द स्फीयर मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, कंस्ट्रक्शन हमारे पास कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हमारे पास है स्केल्स, मेन स्केल्स एंड सर्कुलर स्केल। इसके बारे में भी हम तकरीबन बात कर चुके हैं। मेन स्केल पर जो ग्रेजुएशन है वो मिलीमीटर्स में है, मिलीमीटर्स में, और 25 मिलीमीटर रेंज है स्क्रू गेज की जो कि लैब में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, अब ये मेन स्केल मैंने पहले ही बात आपको बता दी है कि ये मेन स्केल है, ठीक है ना। ये इंडेक्स लाइन है, इंडेक्स लाइन को अमूमन मतलब बाज़ का डेटम लाइन भी कह दिया जाता है। इसके ऊपर ये सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल पर जो है वो 100 डिविजन्स हैं। सर्कुलर स्केल डिवाइडेड इनटू 100 डिविजन्स, 100 डिविजन। क्लियर होगी बात? अब पिच ऑफ द स्क्रू गेज, पिच ऑफ द स्क्रू गेज क्या है? पिच ऑफ द स्क्रू गेज हम कहते हैं कि ये मैं जब रैच से पकड़कर इस सर्कुलर स्केल को एक रोटेशन देता हूँ, एक रोटेशन का मतलब क्या है कि जैसे ये देखें यहाँ पर ये मेन स्केल की इंडेक्स लाइन है और ये 0, जब मैं इसको घुमाऊंगा तो घूम कर जब 0 वापस यहीं पर आ जाता है
तो वो उसकी एक रोटेशन कंप्लीट हो जाती है, और एक रोटेशन में ये सर्कुलर स्केल मेन स्केल पर जितना डिस्टेंस कवर करता है दैट इज़ कॉल्ड पिच ऑफ द स्क्रू गेज। दोबारा सुने, मैंने इसको एक कंप्लीट रोटेशन दी, एक कंप्लीट रोटेशन में सर्कुलर स्केल मेन स्केल पर जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है दैट इज़ कॉल्ड पिच ऑफ द स्क्रू गेज। क्लियर होगी बात? तो पिच ऑफ द स्क्रू गेज जो है, जब मैं इसको एक कंप्लीट रोटेशन देता हूँ तो जो ये सर्कुलर स्केल जो है वो मेन स्केल पर 1 मिलीमीटर का फासला कवर करता है। तो इसको डिफाइन करते हैं हम, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ सर्कुलर स्केल ऑन मेन स्केल in one complete rotation is called pitch of screw gauge. It is 1 millimeter. तो pitch of the screw gauge कितनी होती है? 1 millimeter. क्लियर होगी बात? यानी जब मैं एक रोटेशन इसको दूंगा, इसको ऐसे एक रोटेशन दी मैंने, तो सर्कुलर स्केल ने मेन स्केल पर जितना फासला कवर किया दैट इज़ कॉल्ड, जितना डिस्टेंस कवर किया दैट इज़ कॉल्ड पिच ऑफ द स्क्रू गेज। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। अब लीस्ट काउंट क्या है? ठीक है ना, लीस्ट काउंट का फार्मूला है कि पिच ऑफ द स्क्रू गेज आवर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अगर हम इसको देखें तो पिच ऑफ द स्क्रू गेज होती है 1 मिलीमीटर और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है? 100। तो ये आ गया 0.01 मिलीमीटर्स में, और अगर इसको सेंटीमीटर्स में हम देखना चाहें तो ये आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। ये नहीं, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शंस आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू में दोनों ऑप्शंस पूछी जा सकती हैं कि लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज कितना है, 0.01 मिलीमीटर है या 0.001 मिलीमीटर सेंटीमीटर है। तो आपके दोनों ऑप्शन पता होने चाहिए ताकि आप करेक्ट ऑप्शन को चूज़ कर सकें। अच्छा जी, उसके बाद तो जी आगे हमारे पास है एरर्स। ठीक है, हमने वर्नियर कैलिपर्स के हवाले से भी एरर्स को डिस्कस किया था और स्क्रू गेज के हवाले से भी एरर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक होगी बात? ज़ीरो एरर क्या है? देखिए, ये मेरे पास इंडेक्स लाइन है, ठीक है ना, ये 0 स्टार्ट हो रहा है और ये मेरे पास सर्कुलर स्केल है। अगर मैं इसको कम्प्लीटली बंद कर देता हूँ, ऐसे ये बंद कर दिया मैंने कम्प्लीटली, ठीक होगी बात। अगर मैं देखता हूँ कि सर्कुलर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 बिल्कुल आमने सामने, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, मैंने ये बनाया है, ये सर्कुलर स्केल का 0 है और ये सॉरी मेन स्केल का 0 है और ये सर्कुलर स्केल का 0 है, ऐसे ये लाइन के ऊपर ये सर्कुलर स्केल का 0 है। ठीक है ना, जब ये एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे कंसाइड कर जाएं, जैसे यहाँ मैंने बनाया हुआ, ये देखें, ये 0 सर्कुलर स्केल का, ये सर्कुलर स्केल मैंने बनाया हुआ है, ये 0 बिल्कुल इंडेक्स लाइन के ऊपर है जहाँ 0 है मेन स्केल का, ऐसे। तो उस वक्त हम कहेंगे कि स्क्रू गेज में कोई एरर नहीं है, स्क्रू गेज इज़ द एरर फ्री इन दिस सिचुएशन। ठीक है, तो हम कहेंगे 0 एरर इज़ 0 कि व्हेन we close the screw gauge completely, then if 0 of the circular scale coincides with the 0 of the main scale, then error in the screw gauge will be 0 and it is called 0 error is 0। आगे हमारे पास है पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर क्या है? पॉजिटिव एरर में हम देखते हैं, हमने कम्प्लीटली इसको क्लोज कर दिया ऐसे। ठीक है, अब देखें कि 0 जो है वो पीछे रह गया। ठीक है ना, ये 0 ऑफ द मेन स्केल है और ये इंडेक्स लाइन है, इंडेक्स लाइन से 0 पीछे रह गया, इंडेक्स लाइन से 0 पीछे रह गया है क्लोज करने पर। तो जितने डिविजन्स ये पीछे रहा है उतनी ही पॉजिटिव एरर होगी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये 0 1 2 3, यहाँ तीसरी लाइन आ रही है सर्कुलर स्केल की, तो मैं कहूँगा कि जी n जो है वो 3 है, तो एरर कितनी होगी? 0 एरर कितनी होगी इसमें? 0 एरर। इसको 3 को मैं लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करूँगा 0.01 मिलीमीटर, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव एरर 0.03 मिलीमीटर्स। ये मेरे पास
पॉजिटिव एरर आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद नेगेटिव एरर क्या है कि मैंने इसको कम्प्लीटली क्लोज़ कर दिया, ठीक है ना। क्लोज़ करने से क्या हुआ, ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इंडेक्स लाइन से आगे निकल गया। पहले का क्या था, पीछे था। अगर इंडेक्स लाइन से, डेटम लाइन से ज़ीरो पीछे है तो एरर पॉजिटिव होगी, और अगर ज़ीरो इंडेक्स लाइन से आगे निकल जाता है तो ज़ीरो एरर नेगेटिव होगी। अब फॉर एग्जांपल ज़ीरो आगे निकल गया, ये 95, ये 90, ये 85 लाइन अगर यहाँ कंसाइड कर रही है से ये इंडेक्स लाइन के साथ, तो ज़ीरो एरर जो है वो नेगेटिव होगी। तो हम ज़ीरो एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं, 8 माइनस के साथ होगी ये 85 को मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट के साथ, तो ये कितना आ जाएगा 0.85 मिलीमीटर। ये हमारे पास नेगेटिव एरर होगी। और हमने वर्नियर कैलिपर में सीखा था कि पॉजिटिव एरर को फाइनल रीडिंग में से माइनस किया जाता है और नेगेटिव एरर को फाइनल रीडिंग में ऐड किया जाता है, ठीक है बेटे। तो फ़िलहाल मतलब स्क्रू गेज के हवाले से इतना ही। बाकी रीडिंग कैसे लेनी है वो जब आप लैब में आएंगे, लैब में हम इसको परफॉर्म भी करेंगे, तो आप इसको देखें, अच्छी तरह समझें। बाकी इसकी जो थ्योरी है उसको पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।